जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ग्रीष्मावकाश में समाज सेवा शिविर जो कक्षा 11वीं उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं उनको किस तरह से समाज शिविर आयोजित करना है। हम इसमें ये जानेंगे कि कौन दल नायक होगा, विद्यार्थियों का चयन हमें किस तरह से करना है, समाज सेवा शिविर की क्या क्या गतिविधियां होंगी, दायित्व क्या होंगे, प्रभारी शिक्षक कौन होगा, दल नायक शिक्षक के क्या दायित्व होंगे, विद्यार्थी का क्या दायित्व होंगे, गतिविधियों का प्रबंधन कैसे होगा, संचालन कैसे होगा, मूल्यांकन कैसे होगा, कैसे हमें अंक तालिका तैयार करनी है। ये सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। कृपया करके पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको इस चीज समझ में आएगी समाज सेवा शिविर किस तरह से आयोजित होता है। तो सबसे पहले इसकी समाज सेवा शिविर जो आयोजित होता है, आप जानते हैं कि ग्रीष्म अवकाश में होता है। 15 दिन तक यह कार्यक्रम रहता है और आप जानते हैं कि किस तरह से इसकी प्रस्तावना। सबसे पहले देखिएगा समाज सेवा शिविर, आप जानते हैं इसकी प्रस्तावना क्या है। जैसे विद्यार्थी समाज की आर्थिक और सामाजिक असक्षमता के संबंध में न केवल वैचारिक सहानुभूति रखे वरन निवित संख्यात्मक कार्यों में उत्साह भाग लेना, मतलब बच्चों में सिर्फ शिक्षा के साथ 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 सामाजिक गुण विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि समाजोपयोगी करके सामाजिक उपयोग ले सके। जैसे आप जानते हैं कक्षा 9वीं और 10वीं में विद्यार्थी के पाठ्यक्रम में समाजो उपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा विषय समाहित है। उसी तरह कक्षा 11वीं 12वीं में जो भी विषय है राष्ट्रीय समाज सेवा योजना NSS में भी संचालित किया जाता है, ताकि ये समाज उपयोगी बच्चों में गुणों का विकास हो सके। कक्षा 11वीं विद्यार्थियों द्वारा ग्रीष्मावकाश में 2 सप्ताह में समाज सेवा प्रस्तावित है, परंतु NSS से जुड़े विद्यार्थी से कार्य मुक्त रहेंगे। मतलब ग्रीष्मावकाश में 2 सप्ताह मतलब 14 दिन मतलब 15 दिन का ये कार्यक्रम रहता है, सेवा प्रस्तावित है, परंतु NSS के विद्यार्थी इसमें नहीं रहते, क्योंकि जानते हैं NSS के विद्यार्थी ऑलरेडी समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। इसका उद्देश्य क्यों समाज सेवा शिविर करने की आयोजित की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसका उद्देश्य देखिएगा, विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन से सरोकार करवाना। व्यक्ति में सामाजिक गुण भी बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने हेतु प्रेरित करना, क्योंकि हर चीज हम स्वार्थ से करते हैं, तो बच्चों में निस्वार्थ भावना पैदा करना, देश सेवा भावना पैदा करना, समाज के प्रति प्रेम भावना पैदा होगी। उससे विद्यार्थियों में सामाजिक दायित्व और सद नागरिकता के भाव विकसित होंगे। एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होंगे वो समाज सेवा शिविर से सीखेगा। सामुदायिक समस्या के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, उसको पता चलेगा कि अपने आसपास में क्या क्या समस्या हो रही है, उन समस्याओं का समाधान मैं अपने स्तर पर कैसे कर पाऊंगा। सामूहिक जीवन जीने का कौशल उत्पन्न होगा। विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता निभाने हेतु तैयार करेंगे हम। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आदर भाव उत्पन्न होगा। पारस्परिक सहयोग की भावना होगी, राष्ट्रीय एकता की भावना पनपेगी, श्रम के प्रति निष्ठा प्रतिबद्ध। इस तरह से बच्चों में एक सामाजिक गुणों का विकास होगा समाज सेवा शिविर से। कौन कौन से विद्यार्थियों का चयन, हम किन विद्यार्थियों को ले सकते हैं? राजकीय अनुदानित गैर अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां कक्षा 11वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा ग्रीष्मावकाश में समाज सेवा शिविर में अनिवार्य भाग लिया जाएगा। मतलब राजकीय हो चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सभी विद्यालयों में जहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और कक्षा 11वीं में बच्चा उत्तीर्ण है, उन विद्यार्थियों को ग्रीष्मावकाश में समाज सेवा में अनिवार्य भाग लेना है। NSS से जुड़े विद्यार्थी से मुक्त रहेंगे, मतलब NSS से जुड़ा कोई विद्यार्थी है तो उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। समाज सेवा की क्या क्या गतिविधियां हमें करवानी है, विद्यार्थी द्वारा समाज सेवा में अंतर्गत मुख्य गतिविधियों में सहभागिता निभा प्रस्तावित करना है। राष्ट्रीय एकता का सांप्रदायिक सद्भाव है, परिवार कल्याण से संबंधित है, पर्यावरण संबंध एवं संरक्षण से संबंधित है, प्रति जागृति करना, मतदान के प्रति सचेतना, कानूनी साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, अल्प बचत, सरकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, प्राथमिक उपचार का ज्ञान, यातायात नियम, प्राकृतिक आपदाओं में सावधानी, ऋण उपलब्धता, अंधविश्वासों का उन्मूलन, सामाजिक बुराइयों का निवारण, बुक बैंक की स्थापना, वाचनालय की व्यवस्था, जल पुस्तकालय का संचालन, विद्यालय भवन का सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक स्थल की सफाई, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, विकासात्मक कार्य, बीमारियों की सेवा शुश्रूषा, लाचार व्यक्तियों की सेवा, निरक्षरों के पत्र पढ़ना लिखाना, सार्वजनिक स्थल पर जल सेवा समारोह उत्सव में सहयोग करना, क्रीड़ा केंद्र का संचालन, वस्तुओं का निर्माण सर्वेक्षण का कार्य। इसके अलावा भी उपलब्ध संसाधनों में स्थानीय आवश्यकता के मद्देनजर अन्य गतिविधियों का चयन भी किया जा सकता है। मतलब ये मुख्य गतिविधियां, इन गतिविधियों को हमें करवाना है। ध्यान रखिएगा, ये सब सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, ताकि सामाजिक गुण विकास हो सके। 5वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा सस्ता प्रदान का दायित्व। इस समाज सेवा शिविर में सस्ता प्रदान की क्या मुख्य भूमिका रहेगी? यहाँ पर मुख्य भूमिका ये कि समाज सेवा शिविर की गतिविधियों के संचालन हेतु विद्यालय स्तर पर योग्य व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक के प्रभारी शिक्षक को नियुक्त किया जाएगा। मतलब सस्ता प्रदान स्वयं विद्यालय स्तर पर योग्य, जो इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से करवा सके, इस कार्य में इंटरेस्ट ले सके, ऐसे व्याख्याता को या वरिष्ठ अध्यापक को प्रभारी शिक्षक के रूप में सस्ता प्रदान नियुक्त करेगा। दूसरी बात, प्रभारी शिक्षक को भी विद्यार्थियों किसी एक दल का दल नायक शिक्षक अनिवार्य होगा। मतलब क्या होगा, जो प्रभारी शिक्षक सस्ता प्रदान ने नियुक्त किया है वह भी किसी दल का एक दल नायक शिक्षक होगा।
प्रभारी शिक्षक एवं दल नायक शिक्षकों के साथ सभी शिक्षकों की एक दिवसीय बैठक वार्षिक परीक्षा से पूर्व आयोजित कर उन्हें समाज सेवा की कार्य योजना की जानकारी उपलब्ध करवाना। तो बेहतर यही रहेगा कि वार्षिक परीक्षा से पूर्व ही इस कार्यक्रम की हमारी रूपरेखा तैयार की जाए, ताकि आराम से हम ग्रीष्मकालीन में इस कार्यक्रम को हम आयोजित कर सके। विद्यार्थियों के समक्ष प्रार्थना सभा में समाज सेवा के महत्व पर प्रकाश डालना, ताकि उसमें समाज सेवा शिविर के बारे में रोचक पैदा हो सके। कार्य योजना के में सुसंचालन एवं सफलता हेतु शिक्षा अभिभावक परिषद, विद्यालय विकास एसएनसी, एसडीएमसी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर विद्यालय आयोजन करना तथा आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि उनको हम इस कार्यक्रम में बुला सकते हैं। स्थानीय तथा आसपास में स्थापित अन्य विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित कर उन्हें सहयोग प्रदान करवाना। ग्रीष्मावकाश में उपस्थित नहीं रहने से ग्रीष्मावकाश से पूर्व समस्त कार्य जानकारी बनाकर उसकी क्रिया में सूचित करना। मतलब ग्रीष्मावकाश से पूर्व ही हमारी रूपरेखा तैयार हो तो बहुत अच्छा रहेगा। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार ग्रीष्मावकाश में कार्य करने वाले प्रभारी शिक्षक प्रत्येक दल नायक शिक्षक का उपार्जित अवकाश का लाभ स्वीकृत करना होगा। मतलब प्रभारी शिक्षक और दल नायक शिक्षक का जो उपार्जित अवकाश होता है, पीएल होता है, आप जानते हैं 15 दिन का, यह जब समाज सेवा शिविर हो रहा है तो आप जानते थे 3 दिन का पीएल, 3 दिन का जब जोड़ रहा है तो 1 पीएल बनेगा, तो 15 दिन की 5 पीएल उस कार्मिकों को, उस प्रभारी दल शिक्षक को और दल नायक शिक्षक को हमें देनी है। ये संस्था प्रदान की स्वयं की जिम्मेदारी है कि उसको 5 पीएल प्रदान करे। विद्यार्थियों की मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त श्रेणियां सचिव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड अजमेर को सत्रांक के साथ अनिवार्य प्रेषित करवाना, भिजवाना आपको। प्रभारी शिक्षक के क्या क्या दायित्व है विद्यार्थी द्वारा, मतलब प्रभारी शिक्षक जो बनेगा उसकी क्या भूमिका रहेगी। व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक में से अधिकतम 50 विद्यार्थियों का एक दल नायक शिक्षक का चयन करना होगा। मतलब आपको क्या करना होगा कि अधिकतम 50 विद्यार्थियों में एक दल नायक होगा। ध्यान रखिएगा, 50 विद्यार्थियों में एक दल नायक होगा। अगर 50 से 51 से अगर बच्चा 51वां बच्चा हो जाता है तो एक दल नायक और बढ़ जाएगा। ठीक है, 50 पर एक होगा और 50 से अधिकतम होने पर 100 होने पर एक बढ़ जाएगा। 100 से एक अधिक होने पर एक दल नायक की संख्या बढ़ जाएगी। विद्यार्थी किसी एक दल के दल नायक को शिक्षक के रूप में अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा चयनित गतिविधियों के दल नायक शिक्षकों के साथ मिलकर समाज सेवा को समग्र करना, ये जो है प्रभारी शिक्षक का दायित्व है। कार्य योजना की क्रियान्वित हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना, कौन कौन सी गतिविधि करवा रहा हूँ, जैसे मैं विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना कर रहा हूँ या बुक बैंक बना रहा हूँ, तो कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता होगी। अगर किसी विद्यालय में हम सफाई कर रहे हैं, किसी एरिया में सफाई कर रहे हैं, तो मुझे कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता होगी। ये सारी व्यवस्था हमें प्रभारी शिक्षक की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण बताई गई है। समाज सेवा संबंधी सभी प्रकार की आवश्यक बैठकों का आयोजन करवाना होगा। समाज सेवा संबंधी सभी प्रकार के अभिलेख रखने होंगे, रिकॉर्ड रखना होगा, कार्य योजना बनानी होगी, विद्यार्थी दैनिक डायरी तैयार करनी होगी, मूल्यांकन प्रपत्र आदि का संधारण करवाना प्रभारी शिक्षक के दायित्व है। विद्यार्थियों का समग्र मूल्यांकन सचिव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अजमेर को प्रेषित करने तो अभिलेख हेतु तैयार करना, ये भी संपूर्ण जिम्मेदारी जो हमारे प्रभारी शिक्षक की। ये आगे क्या चीज है इसको आगे बहुत अच्छे से बताएगा। संस्था प्रदान के निर्देशों की, जो संस्था प्रदान उसको डायरेक्शन दिशा निर्देश देता है, उसकी पालना करना प्रभारी शिक्षक की जिम्मेदारी है। इसी तरह दल नायक शिक्षक के दायित्व देखेंगे। दल के विद्यार्थियों को समाज सेवा की गतिविधियों का चयन कर प्रभारी शिक्षक को, दल नायक का मतलब उस टीम का 50 की जो टीम है उसका दल नायक का जो प्रभारी है उसकी जिम्मेदारी कि जब भी समय सूचना मांगे तो प्रभारी शिक्षक को देना, उनमें सहयोग की भावना पैदा विकसित करना, दल के प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य योजना अनुसार समाज सेवा करवाना, प्रत्येक बच्चे से काम करवाना, योजना किस तरह से नियम अनुसार काम करवाना, दल के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा संपादित कार्यों का पर्यवेक्षण करवाना, दल के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन संपादित कार्य की उसकी डायरी में अंकित करवाकर हस्ताक्षर करवाना, दल के प्रत्येक विद्यार्थी से दैनिक डायरी प्राप्त कर प्रभारी शिक्षक के पास जमा करवाना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को समाज सेवा की क्रियान्वयन का मूल्यांकन 31 जुलाई तक प्रभारी शिक्षक के पास उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई तक ये मूल्यांकन कर जमा करवाना है। संस्था प्रदान प्रभारी शिक्षक के नियमों का पालना करना है। विद्यार्थियों को क्या दायित्व है, क्योंकि किसी भी चीज में अगर विद्यार्थी नहीं होगा तो ये पूरा समाज शिविर किस पर आयोजित करोगे, तो विद्यार्थी की भी वो इंपॉर्टेंस रोल है यहाँ पर। ग्रीष्मावकाश में 2 सप्ताह तक अनिवार्य समाज सेवा करना है। समाज सेवा की क्रियान्वित में वांछित सामग्री स्वयं द्वारा जुटाना। विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी, दल प्रभारी आपको कुछ कहे, शिक्षक साथी कुछ कहे, तो आपको जो भी सामग्री कहे तो आपको स्वयं को जुटाना होगा। समाज सेवा की क्रियान्वित के समय पूर्णतः अनुशासन बनाए रखना। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। किसी भी काम में अगर अनुशासित व्यक्ति है, अगर आप अनुशासित है तो आधा काम वैसे ही हो जाता है। तो समाज सेवा शिविर में अनुशासन बहुत जरूरी है। प्रति सप्ताह 2 गतिविधियों के आधार पर 2 सप्ताह के 4 गतिविधियों का चयन कर उनकी क्रियान्वयन करना। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रति सप्ताह 2 गतिविधियों के आधार पर 2 सप्ताह में 4 गतिविधियां, मतलब एक सप्ताह में प्रति सप्ताह में 2 गतिविधियां होंगी। तो आप जानते हैं 2 सप्ताह ही काम है, तो 4 गतिविधियां को अपना को चयन करना है। 4 गतिविधियां, मैंने इतनी 20-25 गतिविधियां बताई, उसमें 4 गतिविधियों का चयन कर आप काम कर सकते हैं। अगर उन गतिविधियों में से आपको कुछ अलग गतिविधि वहां पर समस्या लग रही है, अगर उस पर अच्छा फोकस काम कर सकते हो वो भी कर सकते हो। प्रतिदिन डायरी संधारण के लिए कार्य का
संबंध व्यक्ति या किसी जनप्रतिनिधि या दल नायक शिक्षक से सत्यापन करवाना, हस्ताक्षर करवाना, अपनी डायरी कार्य समाप्ति पर दल नायक शिक्षक को जमा करवाना, संस्था प्रधान प्रभारी शिक्षक और दल नायक शिक्षक के निर्देशों का पालन करना। अब गतिविधियों का प्रबंधन किस तरह से किया जाए? संस्था प्रधान प्रभारी शिक्षक को उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय आवश्यकता, विद्यार्थियों की रुचि अनुरूप चयनित गतिविधियों को ग्रीष्मकाल से पूर्व सुनिश्चित करवाना, समग्र कार्य योजना का निर्माण समाज सेवा में परिष्कार करवाना। ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन का कार्यक्रम देखिएगा, यहाँ पर 17 से 31 मई का 2 सप्ताह का समय दे रखा है, कार्य योजना का समय जो 17 से 31 मई का दे रखा है। लेकिन हो सकता है आप इस मध्यावकाश में अगर बीच में भी आप करवा सकते हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस कार्य को करवाना है आपको। प्रतिदिन का कार्यक्रम ये तय है, प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक का रहेगा और प्रत्येक विद्यार्थी का अल्पाहार अपने साथ लेकर आना, मतलब खाने की व्यवस्था बच्चों को स्वयं को करनी होगी। प्रतिदिन का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, प्रातः 7 से 8 बजे तक, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। प्रातः 7 से 8 बजे तक क्या होगी? प्रार्थना, कार्यस्थल या शिविर की सफाई या व्यायाम कर सकते हैं। 8 से 11 बजे तक गतिविधि का संचालन, जो भी आपने गतिविधि उस दिन सेलेक्ट की है उस गतिविधि को आपको चलाना है। फिर 11 से 11:30 बजे आपको अल्पाहार में विश्राम करोगे। फिर 11:30 से 11:45 तक समीक्षा करेंगे, जो भी कार्य की है उसकी समीक्षा करेंगे। और 11:45 से 12 बजे तक अगले दिन की कार्य योजना करना, नेक्स्ट डे हमें क्या काम करना है उस पर हम कार्य करेंगे। इस तरह पर डे का आपका 15 दिन का शेड्यूल रहेगा। गतिविधियों की क्रियान्विति, जैसे आप जानते हैं 17 से 31 मई तक क्रियान्विति अपेक्षित है। तो इस तरह से कौन कौन सी गतिविधियां देखिएगा, आप ये गतिविधियों नाम दे रखे हैं। आपको अगर ये इसकी पूरी विवरणी का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भावना पर काम कर सकते हैं। आप रैलियां निकाल सकते हैं, प्रभात फेरी, प्रदर्शनी, इस तरह से काम कर सकते हैं। युवा महापुरुषों पर चर्चा कर सकते हैं, है ना। परिवार कल्याण पर, बढ़ती हुई जनसंख्या पर किस तरह से हम परिवार कल्याण परियोजना पर, है ना, हम दो हमारे दो पर हम काम कर सकते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार, आप रैली निकाल सकते हैं, पोस्टर के द्वारा समझा सकते हैं। ये सारी गतिविधियां देखिए, पर्यावरण संबंध संरक्षण के बारे में बहुत जरूरी है ना। किस तरह से प्लांटेशन कर सकते हैं, किस तरह से पौधे लगा सकते हैं अपने परिसर में, है ना। बस स्टैंड पर लगा सकते हैं, जहाँ पर भी सार्वजनिक स्थल पे वहाँ पर प्लांटेशन कर सकते हैं। साक्षरता के प्रति जागृति ला सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, समूह गीत गाकर, है ना, सर्वे करके निरीक्षकों का पता कर सकते हैं। इस तरह से मतदान के प्रति सचेतना कर सकते हैं। कानूनी साक्षरता के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण बहुत जानकारी जरूरी है। उपभोक्ता, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण आज भी इतनी जानकारी न होने पर आप इस कार्यक्रम को करवा सकते हैं। अल्प बचत करवा सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं, प्राथमिक उपचार का ज्ञान दे सकते हैं। प्राथमिक उपचार, है ना, मौसमी बीमारी को जानकारी, प्राथमिक उपचार को किस तरह से हमारे विद्यालय में भी फर्स्ट एड किट होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से पूरी जानकारी दे सकते हैं। यातायात नियम दे सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में सावधानियां, ऋण की उपलब्धता, अंधविश्वासों का उन्मूलन है, सामाजिक बुराइयों का निवारण है ना। बुक बैंक की स्थापना आप कर सकते हैं, वाचनालय की स्थापना कर सकते हैं, चल पुस्तकालय का संचालन करवा सकते हैं, विद्यालय भवन का सौंदर्यीकरण के बारे में संबंधित करवा सकते, आप कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छे बिजली, विद्यालय में अभी गर्मियों की छुट्टियां कोई भी नहीं है, आप विद्यालय में बहुत अच्छी सफाई कर सकते हैं आराम से। सार्वजनिक स्थल की सफाई कर सकते हैं, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण कर सकते हैं, विकासात्मक कार्य, है ना, बीमारियों की सेवा, सुश्रुत जो संहिता है उसको किस तरह से इस तरह से काम कर सकते हैं, लाचार व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं, निरीक्षकों के पत्र पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। सार्वजनिक स्थल पर जल सेवा का, अभी गर्मियों के दिन है तो आप बहुत अच्छा तरीका है कि आप पानी की मटकों की व्यवस्था करवा कर वहाँ पानी की व्यवस्था करवा दे, पक्षियों के लिए परिंदे बांधे, कितना अच्छा एक महत्वपूर्ण आप गतिविधि करवा सकते हैं। सार्वजनिक स्थल पर जल सेवा करना बहुत ही अच्छा कार्य होगा। समाज समारोह उत्सव में सेवा कर सकते हैं, क्रीड़ा खेल का संचालन कर सकते हैं, वस्तुओं का निर्माण, सर्वेक्षण पर कार्य, मूल्यांकन। अब देखिएगा, इस तरह से हम यहाँ पर मैंने जितने भी बताए इस तरह से हम कार्य कर सकते हैं। अब मूल्यांकन जब होगा, जब ये सारी गतिविधियां हम करवाएंगे, एक सप्ताह में 2 तो 2 सप्ताह में 4 गतिविधियां करवानी। ये सारी गतिविधियां आपके पास PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब मूल्यांकन ध्यान रखिएगा, प्रत्येक विद्यार्थी का समाज सेवा संबंधी मूल्यांकन उससे दल नायक शिक्षक द्वारा ही किया जाएगा। मतलब दल नायक शिक्षक उसका मूल्यांकन करेगा विद्यार्थियों का। मूल्यांकन का आधार विद्यार्थी द्वारा गतिविधियों की क्रियान्वित और विद्यार्थी में संचालित देने डायरी का अवलोकन करेगा। मूल्यांकन निर्धारण मापनी विधि रेटिंग स्केल मेथड द्वारा निम्नानुसार होगी। किस तरह से मेथड होगा वो मैं बता देता हूं आपको, ये ध्यान रखिएगा। अगर विद्यार्थी देखा, प्रत्येक विद्यार्थी कुल 4 गतिविधियां हुई है, मतलब एक गतिविधि का 25 नंबर, तो 4 गतिविधि का 100 नंबर। प्रत्येक विद्यार्थी को 100 में से हमें क्या देना है? ग्रेड देना है, मार्क्स नहीं देने। ग्रेडिंग देंगे, मार्क्स आ जाएंगे तो वो ग्रेडिंग मिल जाएगी स्वतः। 80 से 100% में उत्कृष्ट के लिए A ग्रेड मिलेगा, 60 से 79 है तो उत्तम B ग्रेड, 50 से 59 है तो अच्छा C ग्रेड, और 50 से नीचे है तो सामान्य D ग्रेड मिलेगी। इस तरह से हमें ग्रेडिंग देना है। दल नायक शिक्षक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी का परिशिष्ट 1 के अनुसार समाज सेवा मूल्यांकन प्रपत्र तैयार करवाना होगा। अंक तालिका प्रमाण पत्र देखिएगा, ध्यान रखें, संस्था प्रदान सत्रांक के साथ प्रत्येक विद्यार्थी की समाज सेवा योजना की ग्रेड सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को प्रेषित करेगा। आप जब सत्रांक भेजते हैं तो उस समय इन बच्चों के
समाज सेवा की ग्रेड अगर आप सत्रांक के साथ ही भेजेंगे तो जिसका उल्लेख बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा में अंक तालिका प्रमाण पत्र में किया जाएगा, उसका प्रमाण पत्र जो विद्यालय में दिया जाएगा उस मार्कशीट में इसको बताया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा एनएसएस से जुड़े विद्यार्थियों को राष्ट्रीय योजना सेवा में भाग लेने का उल्लेख किया जाता है। उत्साह सच्ची शिक्षा वही है, तो हमें ये काम करवाना है कि हम जब सत्रांक भेजें तो उसके साथ सस्ता प्रदान सत्रांक के साथ प्रत्येक विद्यार्थी की समाज सेवा की ग्रेड भी भेजें। जब समाज सेवा की ग्रेड हम भेजेंगे, जैसे ये 11 में बच्चे जब 12th में आएंगे तब उनकी जब ग्रेड भेजेंगे तो बेटर रहेगा कि उसकी इनकी जो अंक तालिका होगी मार्कशीट में उसका उल्लेख माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। उपसार सच्ची शिक्षा वही है जो विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, ऐसी गतिविधियों को कुशलतापूर्वक संचालन करे और उन्हें समर्पण बोध से सरोबार करके मनसा वाचा कर्मणा और स्वस्थ बना सके, उनमें सेवाभाव जागृत कर सके, पैसों की दूसरों की सेवा करना सर्वश्रेष्ठ मानी धर्म है। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि परहित सारी से न धर्म न भाई, मतलब सबकी भलाई में ही हमारा धर्म है। इसके अलावा इससे बड़ा कौन सा धर्म हो सकता है। कक्षा 11वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ग्रीष्माकाश में समाज सेवा की गतिविधियों से अंत स्थल से जुड़ना अपेक्षित है। इसके बाद हमारा जो है समाज सेवा शिविर की अवधि के कार्य किस तरह 17 मई से 31 मई, फिर भी आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है 17 मई से 31 मई के बीच में करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 11वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी को लेना है, कक्षा 12वीं के निर्देशों का चयन करना है, एनएसएस से प्रवृत्ति से भाग लेने वाले समाज से मुक्त रखें। जो एनएसएस से जुड़े हुए विद्यार्थियों को नहीं लेना है। टाइम टेबल आपको पहले बता चुका किस तरह से टाइम टेबल रहेगा। आपको खाना बच्चों को स्वयं घर से लाना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है 4 प्रकार की आपको गतिविधियां करवानी है। शिविर समाप्ति पर क्या क्या कार्य करना है, देखिए समाज सेवा शिविर का प्रोजेक्ट तैयार रखना है, प्रत्येक विद्यार्थी को दैनिक डायरी भरनी होगी, प्रत्येक विद्यार्थी का मूल्यांकन पत्र भरा हुआ रहेगा, सभी विद्यार्थियों की प्राप्तांक व ग्रेड तालिका भरनी है, शिविर प्रतिवेदन तैयार रहेगा हमारा। इसके बाद प्रधानाचार्य अपने विद्यालय की समाज सेवा का योजना का जो प्रोजेक्ट है 10 जून तक जिला शैक्षिक प्रकोष्ठ में अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएंगे। फिर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक में प्राप्त समाज सेवा शिविर प्रकोष्ठ में 3 प्रोजेक्ट चयन हेतु त्रिस्तरीय समिति गठित करनी है। और जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रत्येक जिले से 3 जो है सर्वश्रेष्ठ जो प्रथम पुरस्कार 2000, 1500 और 1000 रुपया चेक प्रत्येक जिले से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को 31 जुलाई तक प्रेषित करेंगे। इस तरह की पूरी गतिविधियां आयोजित है। अब हमें परिशिष्ट 1 क्या भरना है वो दिखेगा। सबसे पहले सत्र आपको भरना रहेगा, डेट आपकी जो भी गतिविधियां करवाए, विद्यार्थी का नाम भरना होगा, कक्षा, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, विद्यार्थी का प्रवेशांक ऐसा क्या नंबर है, मूल्यांकन के आधार पर प्राप्तांक, मतलब यहाँ पर समाज सेवा गतिविधि का नाम, जो भी 4 गतिविधियां करवाए उसका नाम लिखेंगे, पूर्णांक देखेंगे, प्रत्येक का 25 नंबर, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए। ये जो 25 मार्क्स है उसमें भी 5 पार्टों में बैठे हुए हैं, आयोजना पर 5, प्रबंधन पर 5, क्रियान्वयन पर 5, निष्पादन पर 5 और गुणवत्ता पर 5। यूँ 25 मार्क्स जो है प्राप्तांक यहाँ से प्राप्त होंगे। 100 में से कितने मार्क्स प्राप्त होंगे इसके आधार पर हमें ग्रेडिंग मार्क्स देंगे। यहाँ पर मूल्यांकन के आधार पर हमें ग्रेड देना है। दल नायक के हस्ताक्षर होंगे, प्रभारी शिक्षक के और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवाना है। इसे परिशिष्ट 3 जो समाज सेवा योजना शिविर प्रतिवेदन हमें भरना है, नाम, विद्यालय, दूरभाष नंबर, संस्था प्रधान का नाम भरना, मोबाइल नंबर, शिविर प्रभारी जो उसका मोबाइल नंबर, कक्षा 11वीं में कुल कितने विद्यार्थी थे, शिविर में कितने पंजीकृत हुए, दल समूह का नाम लिखना, कुल पंजीकृत, नाम दल नायक का नाम, सदल नायक का नाम और नाम दल नायक शिक्षक का नाम, और शिविर में कार्यस्थल का वितरण। इस तरह कौन कौन सी गतिविधियां हुई इस का नाम लिखना है। फिर शिविर में परिवीक्षणकर्ता को कौन कौन से परिवीक्षणकर्ता थे, पद, उनका दिनांक और समय लिखना है। फिर उनके ग्रेडिंग मार्क्स भरने, ABCD क्या क्या ग्रेडिंग आए। शिविर की विशेषता यदि कोई हो तो, शिविर में कमी हो तो लिखना है, शिविर कोई समस्या हो तो लिखना है। इस तरह से पूरा ये फॉर्मेट आपको तैयार करना है। फिर परिशिष्ट 1 विद्यालय स्तर पर जो तैयार करना है समाज सेवा शिविर में, इससे मार्क्सिंग के आधार पर आपको बता चुका हूँ किस तरह से मार्क्स आपको भरने। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमें इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके विद्यालय के जो भी शैक्षिक ग्रुप है उसमें शेयर करना है, ताकि होगा क्या, ये समाज सेवा शिविर को हम 100% अचीवमेंट इसकी प्राप्त कर सकेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं जरूर सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। इस समाज सेवा शिविर की अगर आपको PDF चाहिए विवरणिका की तो मैं भी उपलब्ध करवा दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।